नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, दोस्तों। वक्त नूर को बेनूर और फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त नूर को बेनूर और फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर करना सीख ए मेरे बंदे, क्योंकि वक्त वो है जो कोयले को भी कोहिनूर बना देता है कि नहीं? प्रकाश अपना टॉपिक ये चल रहा है और ये आज कंप्लीट भी होगा। लास्ट है इसका पार्ट। बड़ा टॉपिक था ये। आगे क्या सब करें स्टार्ट। अच्छा, इसमें आपने दर्पण के बारे में जाना। दर्पण दर्पण में दो टाइप के दर्पण होते हैं। एक होता है उत्तल दर्पण और दूसरा क्या था? अवतल दर्पण। एक था अवतल दर्पण। क्या आपको फॉर्मूला याद है दर्पण सूत्र? दर्पण सूत्र क्या होता है? दर्पण का सूत्र यदि आपसे पूछ लिया जाए तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? दर्पण सूत्र क्या होता है रे? 1/v प्लस 1/u और बराबर 1/f। ये दर्पण का फॉर्मूला होता है, ये दर्पण सूत्र है। और यहीं से लेंस का सूत्र भी ध्यान में रखना आप। लेंस का सूत्र क्या होता है? लेंस फॉर्मूला क्या होता है? तो 1/v माइनस 1/u और बराबर में क्या करेंगे? 1/f। ये लेंस फॉर्मूला है। ये वाला दर्पण फॉर्मूला है, ये लेंस का फॉर्मूला है कि नहीं? अच्छा, इसको याद कैसे करेंगे? दोनों सेम ही नजर आ रहे हैं, केवल प्लस और माइनस का डिफरेंस है। यहां प्लस लगाया है, यहां माइनस है, बस इतना ही अंतर है, बाकी सेम है। तो याद कर लेना, दर्पण में पै आ रहा है और पै से प्लस बनेगा। पै से क्या बनेगा? प्लस, और बाकी ये माइनस हो जाएगा अपने आप। दर्पण जब नाम लिखोगे तो यहां से पै जो शब्द दिख रहा है ना, यहां से प्लस कर लेना। प्लस इसमें आ जाएगा, इसमें माइनस आ जाएगा, बस। प्रतिबिंब, चार बातें ध्यान में रखना है। प्रतिबिंब की स्थितियां, प्रतिबिंब कैसा बनता है, प्रतिबिंब की प्रकृति ध्यान में रखिएगा, कैसा बनता है इसमें, यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेंस में भी ध्यान में रखना है और दर्पण में भी। यदि आपसे सवाल किया जाए कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनती है, उत्तल दर्पण में, यदि सवाल पूछा जाए अवतल दर्पण में, चारों एक ही साथ में बता रहा हूं। और यदि लेंस का भी पूछ लेना, लेंस का भी, यहां पूछा जाए उत्तल लेंस, कौन सा लेंस? उत्तल लेंस। और एक कौन सा होता है? अवतल लेंस। यहां प्रतिबिंब की स्थितियां यदि आपसे पूछी जाए कि किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है मानव नेत्र में, बताओ प्रतिबिंब कैसा बनता है? मानव नेत्र में, मनुष्य के नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वाव होता है, याद है ना? वाव। और वाव का मतलब क्या है? वास्तविक और उल्टा। वास्तविक और उल्टा, ये याद है ना आपको? वास्तविक और एक क्या होगा? उल्टा, उसे बनेगा उल्टा। तो ये मनुष्य के नेत्र में बनने वाला प्रतिबिंब होता है, आंख में बनता है। ये आंख में बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और उल्टा बनता है। क्लियर है? सवाल पूछा जाए उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी दिखाई देगी, तो क्या करोगे? आभासी बनता है। और एक शब्द मैंने बार बार बोला है कि आभासी के साथ में हमेशा क्या आएगा? सीधा आएगा भाई। यदि आभासी के साथ में उल्टा लिखा हुआ है तो वो पहले ही गलत हो गया। आभासी के साथ में हमेशा सीधा होगा। आभासी सीधा और क्या होगा? वस्तु से छोटा। ये प्रतिबिंब बनता है उत्तल दर्पण में, याद करना। ये उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है? आभासी, सीधा और छोटा। समझ में आ गई? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वाला, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। आभासी, सीधा और छोटा बनता है उत्तल दर्पण में। अब बात करें अवतल दर्पण में कैसा बनता है, तो
वास्तविक उल्टा और बड़ा, ये बनेगा। यहां बनेगा वास्तविक उल्टा बनेगा, वास्तविक के साथ में हमेशा कैसा आता है, उल्टा आता है, और यहां बड़ा हो जाएगा। ये लो, ये प्रतिबिंब ऐसा बनता है इसमें। और इसमें बताओ जरा, इसमें कैसा बनेगा, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस में कैसा बनेगा, ये सेम कंडीशन इसमें लागू होगी। वास्तविक बनेगा और उल्टा बनेगा, और यहां भी बड़ा होगा। और यहां देखें इसमें अवतल लेंस में तो आभासी सीधा और छोटा है ना, आभासी और सीधा बनेगा, आभासी और सीधा और छोटा भी। ये लो जी, आभासी सीधा और छोटा, ये आपको जरूर ध्यान में रखना है। ये चारों प्रश्न बड़े इंपॉर्टेंट है। अब यहां से भी आप प्रश्न के आंसर गलत कर सकते हैं। कब कब गलत कर सकते हैं, अभी देखना। एक सवाल लेता हूं मैं, इसका आंसर करना। देखते हैं किसका सही आंसर आ रहा है। अभिसारी लेंस में प्रतिबिंब की स्थिति बनती है, प्रतिबिंब की स्थिति, प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, बताओ भैया, इसका आंसर क्या होगा, क्या राकेश, अभिसारी लेंस में। अब तो यहां तो कोई अभिसारी लेंस आपको दिख ही नहीं रहा, अरे यहां तो कोई दिख ही नहीं रहा, क्या करोगे इसका, कल लिखाया था ना आपको, अभिसारी लेंस कौन सा होता है, ये वाला, इसका मतलब है अभिसारी, याद कर लेना इन बातों को। और ये वाला कौन सा होता है, अपसारी। और इसका ठीक उल्टा क्या होता है, इसका ठीक उल्टा क्या होता है, अवतल दर्पण की बात करें तो क्या करोगे, अभिसारी, ये अभिसारी कहलाएगा, अपोजिट है इसका। और यदि यहां बात करें तो ये अपसारी बनेगा, क्या बनेगा, अपसारी। ये जरूर ध्यान में रख लेना। मैंने सारांश में पूरी बातें बता दी है। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी बनेगी, आभासी, सीधा और छोटा। और इसके साथ में आपको समतल दर्पण की कंडीशन भी ध्यान में रखनी है, समतल दर्पण की। ये तो देख लेना अभिसारी लेंस कौन सा है, अभिसारी ये वाला है, तो वास्तविक उल्टा और बड़ा बनेगा। इसमें क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा और बड़ा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और बड़ा बनेगा। इसके साथ में आप समतल दर्पण की कंडीशन भी ध्यान में रखिएगा। एक मैं और लिख देता हूं, समतल दर्पण। समतल दर्पण में क्या कंडीशन लागू होती है, आभासी बनता है, आभासी की बात में क्या बनता है, सीधा, और वस्तु के क्या बनता है, बराबर। ये पांचों कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। कभी भी एग्जाम में यहां से प्रश्न आ सकता है, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब की स्थिति कैसी दिखाई देती है, ठीक है, अवतल में पूछा जाए तो ये सारी मैंने आपको एक जगह बता दी। नेक्स्ट, उपयोग बताओ, उत्तल दर्पण का क्या उपयोग होता है, उत्तल दर्पण के उपयोग, इसका क्या आंसर होना चाहिए, उत्तल दर्पण के क्या उपयोग है, उत्तल दर्पण का उपयोग कहां करते हैं, यस। और बताओ, उत्तल दर्पण का उपयोग एक तो ध्यान में रखिएगा, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने में कौन से दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल का। ड्राइवर के साइड ग्लास लगे रहते हैं ना पास में, ताकि वो गाड़ियों के पीछे का दृश्य देख सके, उसके लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है जी, नेक्स्ट। और बताओ, और बताओ इसका कहां यूज होता है। हाँ, अभी वर्तमान में एटीएम मशीन के पास में भी इसी का यूज होता है। एटीएम मशीन में, एटीएम मशीन के पास, ठीक है,
एटीएम मशीन है ना, एटीएम मशीन के पास उत्तल दर्पण लगाए जाते हैं। कौन से? उत्तल दर्पण। कारण क्या है? ताकि कोई, हाँ, और बताओ इसका कहीं यूज होता है क्या? हो गया। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, लेकिन इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण के उपयोग तो और ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। अवतल दर्पण के उपयोग, इसके उपयोग कहां होते हैं? अवतल दर्पण के। अब यहां लिखा है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए, तो यहां होगा आगे का दृश्य देखने के लिए, है हेडलाइट। हेडलाइट में, अब हेड का मतलब होता है आगे वाला। हेडलाइट में, हाँ, सर्च लाइट में, सर्च में भी यही होता है। हेडलाइट हो गया, सर्च लाइट में, सर्च लाइट में अवतल दर्पण होता है। परमाणु भट्टी में बिल्कुल इसका यूज होता है। सर्च लाइट के बाद में परमाणु भट्टी। क्या हुआ? परमाणु भट्टी में भी इसी का यूज होता है जी। सोलर कुकर में इसका यूज किया जाता है। सोलर कुकर में, दाढ़ी बनाने में भी इसी का यूज करते हैं। दाढ़ी में, दाढ़ी बनाने तो इस दर्पण का यूज किया जाता है। इसके अलावा डॉक्टर क्या करता है? दांतों का प्रतिबिंब बड़ा देखने में इसका यूज करता है। दांतों का प्रतिबिंब बड़ा देखने में इसी का उपयोग करता है। तो ये सारे यूजेज है अवतल दर्पण के। यदि पूछा जाए तो आप बता देना। वैसे सीधा ही है, ऐसे अवतल बनेगा और ऐसे आगे। आगे का मतलब हो गया गाड़ियों में आगे का दृश्य देखने के लिए, हेडलाइट जिसको कहते हैं। यस, है, हाँ, वही होता है। साइड ग्लास होते हैं वो उत्तल के होते हैं, और ये वाले किसके होते हैं? अवतल के होते हैं। तो ये हेडलाइट हो गया। सर्च लाइट है आपके परमाणु भट्टी, सोलर कुकर दाढ़ी बनाने में, और डॉक्टर दांतों का प्रतिबिंब बड़ा देखने में अवतल दर्पण का प्रयोग करता है। क्लियर हो गई बातें? कर लोगे यहां से? अब इंपॉर्टेंट टॉपिक की ओर बढ़ेंगे, वो रहेगा प्रकाश का अपवर्तन। क्या रहेगा? प्रकाश का अपवर्तन। हो गया यहां तक? कोई दिक्कत है क्या? प्रकाश का अपवर्तन, इसको समझ लेना। सीधी सी कंडीशंस पूछी जाती है आपसे, जैसे रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हैं ना, उसका कारण क्या है? मृग मरीचिका किसके कारण बनती है? अच्छा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के भी आपको कल, हाँ, पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटनाएं आप इधर लिख लो। कल लाइट की वजह से नहीं हो पाया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन, है ना? तो इसको भी मैं यहां क्लियर कर देता हूं। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसकी घटनाएं आप नोट कर लेना। कल लिखी, बीच में लाइट, हाँ, ये लो यहां से। एक तो मृग मरीचिका, ये ध्यान में रखना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन कल जो आप पढ़ रहे थे, लेकिन लाइट की प्रॉब्लम होने के कारण हम आपको पूरा नहीं करवा पाए, तो वापस लिख लो यहां से। कांच का चटका हुआ भाग चमकीला दिखाई देना, नोट कर लेना रे। कांच का चटका भाग, चटका हुआ भाग कैसा? चमकीला दिखाई देना, नोट करते रहो। ये लीजिए। इसके अलावा
ये इंपोर्टेंट भी है, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ है, हीरे का चमकना। हीरा किसके कारण चमकता है? हीरे का चमकना, सवाल पूछा जाए हीरा किसके कारण चमकता है, तो हीरा है वो पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण चमकता है। याद रखना इस बात को। इंडोस्कोपी भी इसी पे आधारित है। इंडोस्कोपी लिख लो, इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी इसी सिद्धांत पर कार्य करती है। इंडोस्कोपी में ऑटोस्कोप, ब्रोंकोस्कोप वो सब इसी में आता है। कान की जांच के लिए किसका करते हैं? ऑटोस्कोप। और गैस की जांच के लिए गैस्ट्रोस्कोप। और श्वसन संबंधी बीमारियों के लिए ब्रोंकोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। ये इंडोस्कोपी के अलग अलग टाइप होते हैं। ऑप्टिकल फाइबर हो गया, प्रकाशिक तंतु में इसका प्रयोग करते हैं। प्रकाशिक तंतु में सारी बातें बता दी है मैंने। यहां से यदि कोई प्रश्न पूछा जाए तो गलत मत करना। रेगिस्तान में दोहरे का चमकना, जी बिल्कुल। कांच में के पानी में पड़ी हुई परखनली है ना, वो भी आपको चमकीली नजर आती है। पानी में पड़ी परखनली का चमकना। अब यहां से एक बात स्पष्ट नजर आ रही होगी कि इसमें लगभग चमकीला दिखाई देता है। चमकीला ही तो दिख रहा है इसमें, है? हाँ, वो तो होता है। यहां से आपको एक बात समझ में आ रही है क्या? देखो यहां भी चमकना आ रहा है, यानी लगभग चमकते ही है। इसमें प्रकाशिक तंतु है, ये पानी में पड़ी परखनली चमक रही है। तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन में क्या होगा? दो कंडीशन भी आपको ध्यान में रखनी थी, याद है क्या? आपतन कोण का मान हमेशा क्रांतिक कोण से बड़ा होता है, याद आया? और एक क्या लिखाया था? माध्यम है वो सघन से विरल होना चाहिए था। तो ये कल का बचा हुआ कुछ पार्ट था, इसमें आप नोट कर लेना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित घटनाएं हैं। अब बताओ अपवर्तन क्या होता है? अपवर्तन, अपवर्तन जानते हो क्या? प्रकाश का अपवर्तन, इसमें बड़ी अजीब घटनाएं होती है। जैसे आपको रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, प्रकाश का अपवर्तन है। इसमें दो कंडीशन लागू होगी, दो माध्यम की आवश्यकता होगी। क्या होगा? एक तो सघन माध्यम और दूसरा क्या होगा? विरल माध्यम। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी, जब प्रकाश किरण, इनको आसान भाषा में याद कर सकते हैं आप। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से, कौन से माध्यम से? सघन से, सघन माध्यम से, इसका आंसर करना देखे क्या होगा? सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है। जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो क्या होगा बताओ? इसका क्या होगा रे? इसमें क्या होगा बताओ? जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में, यानी ये देखिएगा, ये कोई दर्पण है, यहां से हमने अभिलंब डाला है। अच्छा, ये अभिलंब है। अच्छा, मुझे ये बताओ, ये प्रकाश की किरण आ रही है, ये आ रही है ना, ये आ रही है, और ये माध्यम है आपका सघन। कौन सा माध्यम है? सघन। ये वाला माध्यम कौन सा है? विरल। अब ये कह रहा है कि जब प्रकाश की किरण इस सघन माध्यम से इस वाले माध्यम में आएगी तो आगे क्या होगा? बताओ क्या होगा? अब बताओ, ये जो प्रकाश की किरण आ रही है, ये इस अभिलंब के पास में आएगी अथवा इससे दूर भागेगी? कारण क्या है? हाँ, क्योंकि नीचे वाला माध्यम क्या है? कमजोर है। क्या है? ये कमजोर है। ऐसी स्थिति में यहां से दूर भागेगी। ऐसी स्थिति में क्या होगी? यहां से दूर भागेगी, क्योंकि ये कमजोर माध्यम है।
तो जब प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाती है तो मैं यहां लिख सकता हूं, तो वह क्या होगी, अभिलंब से क्या होगी रे, अभिलंब से क्या होगी, अभिलंब से दूर हट जाती है, दूर हट जाती है। आ गई बात समझ में? माध्यम है सघन, सघन से विरल में जा रही है तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। पहली बात तो यह है। दूसरी बात लागू करते हैं, दूसरी बताना क्या होगा। अब माध्यम कौन सा चाहिए, प्रकाश की अपवर्तन के लिए दो माध्यम की आवश्यकता होती है, एक तो आपका विरल माध्यम होता है और दूसरा क्या होता है, सघन माध्यम। चलो एक और देखते हैं, ये पहली कंडीशन है, इसका भी आंसर करना। जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से कौन से माध्यम में जा रही है, सघन माध्यम, सघन माध्यम में जाती है, अब बताओ क्या होगा। अब ये कह रहा है कि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन में, अभी तो था सघन माध्यम से विरल में, अब है विरल माध्यम से सघन में जा रही है, यानी ये कंडीशन इस प्रकार से कहती है, ये अभिलंब हो गया। अब ये माध्यम कौन सा है, ये वाला कौन सा है, विरल है, ये विरल है, और ये वाला कौन सा है, सघन माध्यम है। अब ये बोल रहा है कि प्रकाश की किरण जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अब ये अभिलंब जो है, क्या ये इसके पास में आएगी या इससे दूर हटेगी। अब ये इसके पास में आएगी, इसका कारण क्या है, क्योंकि ये नीचे वाला माध्यम क्या होता है, मजबूत होता है। जब नीचे वाला माध्यम मजबूत है तो किरण पास में आएगी, और नीचे वाला माध्यम कमजोर है तो किरण दूर भागेगी। समझ गए? जब प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो वह क्या लिखूंगा, तो वह अभिलंब के पास में आती है, अभिलंब के पास में आती है, अभिलंब के पास आती है। अब ये कंडीशन आपसे पूछा जाए या नहीं, लेकिन घटनाएं आपको अवश्य ध्यान में रखनी है, घटनाएं है ना अपवर्तन की, वो अवश्य ध्यान में रखनी है। गौरव, नियम नियम लिखिएगा, अपवर्तन के नियम क्या कहते हैं। आपने जाना प्रकाश के परावर्तन के नियम, अब अपवर्तन के नियम भी होते हैं। अपवर्तन के कितने नियम है, क्या हुआ जोगल सर, राकेश के क्या हुआ भैया आज? अच्छा मुझे बताओ इसमें कौन कौन से नियम लागू होंगे। पहला है आपतित किरण, आपतित किरण। अब अपवर्तन है तो अपवर्तित किरण होगी, अपवर्तित किरण। और तीसरी कंडीशन क्या होती है, अपवर्तित किरण। और तीसरा क्या है, अभिलंब। अभिलंब ये कहां होते हैं, एक ही जगह। अभिलंब तीनों कहां होते हैं, एक ही जगह स्थित होते हैं। ये तो सबको लगभग याद हो गया, आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब। और परावर्तन का नियम कहता है आपतित किरण, परावर्तित किरण, इतना ही अंतर है ना। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। तीनों कहां होते हैं, एक ही तल में। तीनों एक ही जगह लिख दो, एक ही तल लिख दो, एक ही बात है, एक ही तल में स्थित होते हैं। एक ही माध्यम लिख दो, एक ही जगह स्थित होते हैं ये। आपतित किरण, अपवर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। ये पहला नियम है। दूसरा आप बता दो। दूसरा नियम क्या कहता है बताओ, दूसरा नियम, इसका दूसरा नियम क्या है।
एंगल आई इक्वल क्या होगा, एंगल आर। ठीक है, यानी आपतन कोण का मान अपवर्तन कोण के मान के बराबर होता है। लेकिन तीसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट नियम है इसका, नियम नंबर 3 की बात करें तो ये होता है म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर बराबर स्थिरांक। और इसको आप याद कर लेना, इसको याद इसलिए कर लेना क्योंकि ये कहलाता है आपके, ये कहलाता है स्नेल का नियम। क्या कहलाता है, स्नेल का नियम। गति के नियम पढ़ने हैं हमें, ये है स्नेल का नियम। गति के नियम भी पढ़ने हैं ना, ये स्नेल का नियम है, म्यू बराबर साइन आई अपॉन साइन आर बराबर स्थिरांक। हाँ ये म्यू है, इसको बोलते हैं म्यू, क्या बोलते हैं, म्यू। म्यू बराबर साइन आई बटे साइन आर और बराबर स्थिरांक। ये आपके स्नेल का नियम है। किसका नियम है, स्नेल का नियम। तो ये आपके अपवर्तन के रूल्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। 3 नियम है अपवर्तन के। हाँ सवाल तो आसान ही बनेगा, कोई ज्यादा हार्ड बनता नहीं है, बहुत आसान सा सवाल आएगा एग्जाम में। तो इन बातों का आप जरूर ध्यान में रख सकते हैं, समस्या नहीं है। घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार बोलता हूं कि घटनाएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। घटनाएं क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो घटनाएं नोट करो आप, घटनाएं बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। रात्रि के समय, रात्रि में है ना, रात्रि में, रात्रि के समय क्या होते हैं रे, रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये लो सीधा सा प्रश्न बन गया। रात में तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो कारण ही होगा इसका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अपवर्तन इसका आंसर होगा, क्या होगा, अपवर्तन। प्रकाश के अपवर्तन के कारण या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ऐसा होता है, रात्रि के समय तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। और बताइएगा, यस यस। अब पानी से बाल्टी भरी हुई है, उसमें यदि आप सिक्का डाल देते हैं तो सिक्का अपने वास्तविक जगह से ऊपर उठा हुआ नजर आएगा। आप चेक कर लेना ये बातें, ये ऐसा होता है। पानी से भरी बाल्टी में, मैं लिख देता हूं, पानी से भरी बाल्टी में सिक्का ऊपर उठा हुआ नजर आता है। सिक्का ऊपर उठा हुआ, देख लेना जी, ये तो आप कर भी सकते हैं। सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है, होता है कि नहीं, ऐसा होता है कि नहीं होता, आज ही चेक कर लेना। इसके अलावा बात करें तो ये कांच की गिलास है, ये देखो ये कांच की गिलास है, ये क्या है, कांच की गिलास है। अच्छा इसमें पानी भरा हुआ है, इसमें पानी भरा हुआ है, ये पानी है, इस गिलास में क्या है, पानी है। और इसके अंदर हमने एक पेंसिल को डाला, किसको डाला, पेंसिल को, क्या होगा बताओ। हाँ आप जरूर देखना कि ये जो नीचे वाला हिस्सा है ना, ये आपको मुड़ा हुआ नजर आएगा। ऐसे लगेगा जैसे ये तिरछा हो गया या फिर टूट गया है, ऐसी कंडीशन आपको दिखाई देगी। तो ये भी जरूर ध्यान में रख लेना, कांच की ग्लास में, हाँ जी, आधी पानी से भरी कांच की ग्लास में कैसा होगा, कांच की ग्लास में क्या होगा रे, कांच की गिलास में क्या होगा, पेंसिल का तिरछा दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना, पेंसिल का मुड़ा हुआ दिखाई देना। ये सारी कंडीशन लागू होती है इसमें, दिखाई देना। और ये प्रकाश का क्या है, अपवर्तन है। प्रकाश का क्या है, ये अपवर्तन। घटनाओं में से सवाल पूछे जाते हैं
कई बार पूछे भी गए हैं ना, बहुत बार पूछे गए एग्जाम में, रात्रि के समय तारे क्यों टिमटिमाते हैं, तो अपवर्तन आंसर होगा। अच्छा एक और देखो इसकी कंडीशन देखें, मछली है ना, मछली पानी में पड़ी हुई है, तो वह भी आपकी अपने वास्तविक जगह से, वास्तविक आकार से कुछ ऊपर उठी हुई दिखाई देगी, तो ये भी अपवर्तन के कारण होता है। सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय, सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सूर्य का क्या, क्षितिज नजर आना, सूर्य का क्षितिज दिखाई देना। समझ गए क्या? लेकिन यहां से आप गलत कर सकते हैं। सवाल यदि आपसे पूछा जाए सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का रंग लाल क्यों दिखाई देता है, तब वहां अपवर्तन नहीं होगा, तो फिर प्रकीर्णन आंसर होगा। लेकिन यहां लिखा है सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य का क्षितिज दिखाई देना, तो ये होगा अपवर्तन के कारण। तो ये सारी घटनाएं किसके कारण होती है, अपवर्तन के कारण। ठीक है जी, कर लोगे क्या, याद हो जाएगा या नहीं होगा? हाँ अच्छा, एक यहां नोट कर लेना, सूर्योदय तथा सूर्यास्त, सूर्योदय और सूर्यास्त के समय क्या होता है जी, सूर्य का लाल दिखाई देना, ये अपवर्तन के कारण नहीं है। लाल दिखाई देना याद रखना, ये अपवर्तन के कारण नहीं होगा। फिर ये किसके कारण होगा जी, ये किसके कारण होगा, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। ध्यान में रखिएगा इसको। ठीक है, ये प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, लेकिन ये वाला स्टेटमेंट याद रखिएगा, प्रकाश के अपवर्तन के कारण दिखाई देता है। दो कंडीशन में और लिखवाता हूं, वो भी इंपॉर्टेंट है, वो भी याद रखनी है। नोट डाल के लिख लेना, यदि आपसे सवाल पूछा जाए पानी में, यदि आप केरोसिन की जो तेल होता है, केरोसिन है ना, केरोसिन नहीं होता है क्या, उसकी बूंदे डाल देते हैं, तो उसकी सतह आपको चमकीली दिखाई देती है, रंगीन नजर आती है, तो वो वहां क्या होगा, यस। लेकिन दो कंडीशन ये ध्यान में रखना है, एक तो साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देना, एक तो ये कंडीशन, साबुन के बुलबुले रंगीन दिखाई देना, एक तो ये वाली कंडीशन। और एक ध्यान में रखिएगा, पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर, मिट्टी का तेल डालने पर तेज प्रकाश में बूंदें कैसी दिखाई देगी, रंगीन दिखाई देगी, रंगीन या चमकीली। अब बताओ इसका कारण क्या है, हरियाणा इसका आंसर करेगा, इसका आंसर हरियाणा करेगा। यदि ये वाली कंडीशन पूछी जाती है, साबुन के बुलबुले रंगीन किस कारण दिखाई देते हैं, और पानी की सतह पर मिट्टी का तेल डालने पर तेज प्रकाश में वो रंगीन नजर आते हैं, तो ये क्या है? अब ना तो यहां प्रकाश का अपवर्तन होगा, ना ही प्रकाश का प्रकीर्णन होगा, ना ही पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा, तो फिर क्या होगा?
तो ये वाली कंडीशन है ना, ये वाली याद रखिएगा, ये वाली कंडीशन दोनों की दोनों ध्यान में रख सकते हैं आप। ये वाली दोनों की दोनों कंडीशन, इसका आंसर होगा प्रकाश का व्यतिकरण। क्या होगा? प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है ये प्रकाश के व्यतिकरण के कारण होता है। इसका आंसर ये होगा, प्रकाश के व्यतिकरण के कारण। सीधा सा आंसर है। व्यतिकरण क्या होता है? जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में जाती है तो उसकी तीव्रता में परिवर्तन आता है, वो होता है प्रकाश का व्यतिकरण। अच्छा, व्यतिकरण है क्या? मैं लिख भी देता हूं, नोट कर लो आप, नहीं पता तो। व्यतिकरण जब दो समान आवृत्ति की प्रकाश तरंगे एक ही दिशा में गमन करती है, एक ही दिशा में गमन करती है, मैं इस पूरी बात को लिख रहा हूं, तो क्या होगा रे? अध्यारोपण के फलस्वरूप क्या होगा? इसकी तीव्रता में क्या आ जाएगा? परिवर्तन। प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन आ जाता है, तीव्रता में परिवर्तन, और इसी को क्या बोलते हैं? प्रकाश का व्यतिकरण। लेकिन आपसे ये डेफिनेशन नहीं पूछी जाएगी, घटनाएं अवश्य ध्यान में रख लेना, घटनाएं बड़ी इंपॉर्टेंट है। सवाल याद करना ये, एक तो ये वाला, साबुन के बुलबुले रंगीन क्यों दिखाई देते हैं, लेकिन बारिश की बूंदें गोल नजर आती है, ये क्या है? तब इसका आंसर व्यतिकरण नहीं होगा, तब होगा पृष्ठ तनाव। क्या होगा? पृष्ठ तनाव। उसकी हम अलग से चर्चा करेंगे, पृष्ठ तनाव क्या होता है। बारिश की बूंदें गोल नजर आती है बड़ी बड़ी, वो पृष्ठ तनाव क्या कारण होता है। कपड़ों में मेल आसानी से निकल जाता है, ये पृष्ठ तनाव के कारण होता है। लेकिन साबुन की ये जो बूंदें हैं ये आपको रंगीन दिखाई देती है, तब होगा व्यतिकरण। क्या होगा? व्यतिकरण। ये कंडीशन जरूर ध्यान में रख लेना, यहां से प्रश्न बनते हैं एग्जाम में। क्लियर हो गया? याद करना है, समय का अभाव है, याद करते रहो इसको। और लास्ट छोटा सा टॉपिक, फिर क्लास से लेते हैं विदा। छोटा सा टॉपिक, लेंस की क्षमता। लेंस की क्षमता। लेंस कितने प्रकार का होता है? मुख्य रूप से 6 प्रकार के होते हैं। लेंस मुख्य रूप से 6 टाइप के होते हैं, लेकिन अभी आपको 2 ही ध्यान में रखने होते हैं। एक तो होता है अभिसारी लेंस, और दूसरा क्या होता है? अपसारी लेंस। उत्तल और अवतल। उत्तल लेंस ये होता है, ये वाला उत्तल लेंस है, और ये वाला क्या है? अपसारी है। तो लेंस की क्षमता क्या है? प्रकाश की किरणों को अभिसारी और अपसारित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता। अरे भाई, लेंस प्रकाश की किरणों को अभिसारी और अपसारित करने की क्षमता को क्या कहते हैं? लेंस की क्षमता कहते हैं। लिख लो, प्रकाश किरणों को अपसारित तथा अभिसारित करना क्या कहलाएगा? लेंस की क्षमता कहलाती है। परिभाषा बहुत कम होती है, पूछी जाए आपसे। लेंस की क्षमता कहलाती है। डेफिनेशन बहुत कम संभावना होती है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट तथ्य होते हैं वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल आपके सामने पूछा जा सकता है, लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक बताना जरा। याद है ना? ये क्या होता है इसका? डायप्टर। करो नोट।
क्या होगा इसका मात्रक? डायोप्टर होगा, जिसको हम किसके द्वारा डिनोट करते हैं? डी से लिखते हैं। याद रहेगा क्या? ये वाला है इंपोर्टेंट, ये वाला क्या है? इंपोर्टेंट है। एग्जाम में सवाल बनता है यहां से। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? लेंस की क्षमता का मात्रक होगा डायोप्टर। क्या होगा रे? डायोप्टर होगा। क्लियर? लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? डायोप्टर है। जो प्रश्न बनने होते हैं ऐसे प्रश्नों को ध्यान में रखिएगा। लेंस की क्षमता का यदि आपसे सूत्र पूछा जाए तो क्या करोगे? P बराबर 1/f। ये लेंस की क्षमता का फॉर्मूला होता है। सारे बता दिए मैंने, सब कुछ छोड़ा कुछ भी नहीं है। दर्पण फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला, है ना, सारी बातें हो गई है। अब यहां से एक सवाल बनेगा। न्यूमेरिकल प्रश्न वही कर पाएगा जिसको ये फॉर्मूला याद है। बताओ देखे, राकेश आंसर करेगा। राकेश, देखता हूं इस प्रश्न का सही आंसर दे पाता है या नहीं। उस लेंस की चलो उस लेंस की क्षमता ज्ञात करो। देखते हैं जिसकी फोकस दूरी। अब मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि किसका आंसर सही आ रहा है, किसका गलत आ रहा है। उस लेंस की क्षमता ज्ञात करो जिसकी फोकस दूरी +2d है। अब मैं आपसे पूछूंगा, +2 मीटर है। कैसे करोगे इसका आंसर? अच्छा, इसमें क्या क्या बातें याद करनी है? देखो, इसमें क्या क्या ध्यान में रखना है। कईयों के अभी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना है क्या नहीं करना। लेंस की क्षमता, देखो लेंस ये वाला उत्तल है, ये वाला क्या है? उत्तल है। और ये वाला क्या है? अवतल है। ये वाला क्या है? अवतल लेंस। लेंस के मुख्य रूप से 2 टाइप है, लेकिन वैसे 6 प्रकार होते हैं अलग अलग, लेकिन ये मुख्य रूप से 2 ही है। अच्छा, प्रकाश की किरणों को ये अभिसारी करता है और ये अपसारी करता है, और उसी को हम क्या कह देते हैं? लेंस की क्षमता कह देते हैं। लेकिन ये संभावना नहीं होती कि यहां से सवाल पूछे। सवाल तो ये बन सकता है लेंस की क्षमता का मात्रक क्या होता है? तो डायोप्टर होता है। ये इंपॉर्टेंट है। अच्छा, दूसरा, लेंस की क्षमता का फॉर्मूला यदि आपसे पूछा जाए तो ये वाला होगा, P बराबर 1/f होगा। अब यहां से आपके न्यूमेरिकल प्रश्न बनेगा। एक सवाल तो बनने वाला है एग्जाम में, वो कोई से भी टॉपिक से हो सकता है, जैसे पिछली भर्ती में ओम के नियम से आया था। अब इसका आंसर क्या होगा? एक लेंस की क्षमता आपको बतानी है, जिसकी फोकस दूरी दे रखी है 2 मीटर। अब बताओ इसका आंसर क्या होगा? करना कुछ भी नहीं है, छोटे छोटे सवाल माइंड में रखने। जैसे ही क्षमता पूछी गई है तो आपको पता है कि पावर होती है, और पावर बराबर 1/f होता है। यही आएगा। अब ये तो आपको निकालना है ना, तो P बराबर में क्या करूंगा? 1/f का मान कितना है? ये रहा 2 लिख दो। अब 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। अब आप क्या निकाल रहे हैं? क्षमता। और क्षमता का मात्रक क्या होता है? डायोप्टर। वीरेंद्र कहाँ है? वीरेंद्र, क्या ये सही है? क्या इसके आंसर सही है क्या? ये सही है। अच्छा, आपसे पूछा जाए कि ये लेंस कौन सा है, फिर क्या करोगे? लेंस कौन सा है? उत्तल क्यों आया? प्लस है। ये मैंने आपको बताया था ना। अरे, यदि प्लस दे रखा है तो उत्तल लेंस है, माइनस है तो अवतल है। कल ही बताया था आरपीएफ, याद आ रहा है क्या? आरपीएफ, ये कल ही बताया था। आरपीएफ चाहे अवतल हो चाहे उत्तल हो, अवतल है तो माइनस में है और उत्तल है तो क्या है? प्लस में। ये देखो पी आप देखो किस में है? ये प्लस में है। इसका मतलब ये लेंस हो गया उत्तल। कौन सा हो गया रे? उत्तल। समझ में आई क्या? आगे वाला सवाल आप करोगे, नेक्स्ट सवाल के आंसर आपको करने हैं।
बताओ, एक सवाल और देता हूं, अब देखता हूं किसका सही आंसर आता है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए। सबसे पहले देखता हूं कौन आंसर निकाल के बताता है। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2d है। अब इसका आंसर सबसे पहले कौन निकालेगा, देखें। निकाल के बताओ। उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2d है। राकेश का क्या आंसर आ रहा है? राकेश, आंसर क्या है? राकेश का आंसर 0.5 आ रहा है। देखते हैं भाई सही है कि गलत है। अरे कुछ नहीं करना, नाम यदि आपके आ रहा है क्षमता तो ये करो ना, P बराबर 1/F, बस इतना ही तो ध्यान में रखना है। लेकिन इस बार हुआ क्या, इस बार हुआ ये है कि आपको फोकस दूरी निकालनी है, यानी ये वाला निकालना है, ये वाला, ये तो दे रखा है। चाहे आप इसकी जगह ये रख दो, और ये रखना नहीं चाहते हैं तो इसको ऐसे बना सकते हैं, F बराबर 1/P कर सकते हो। F बराबर क्या बनेगा? 1/P। तो F बराबर में लिखूंगा 1/P का मतलब क्या है? क्या है? 2। अब जिसको नहीं आता तो वो क्या करेगा, एक में जो भी संख्या दे रखी है उसका भाग लगा देना, वही आंसर होगा। 1/2 का मतलब क्या होता है? 0.5। अब क्या निकाल रहे हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी किस में होती है? मीटर में। अच्छा, आपसे पूछा है उस लेंस की फोकस दूरी ज्ञात कीजिए जिसकी क्षमता -2d है। अब माइनस वाला क्या होता है? अवतल। माइनस वाला क्या होता है? अवतल होता है। क्या होता है? अवतल। बताओ समझ में आया या नहीं? कर लोगे पक्का? फिर इन 2 सवालों के आंसर दे दो, फिर आपसे लेते हैं विदा। ये 2 सवाल और देता हूं। एक उत्तल दर्पण की, मैं जिनसे पूछूंगा वही आंसर करेगा। एक उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी, बोलना मत, जिसको मैं पूछूं वही बताया ना, जिसकी फोकस दूरी अब देखता हूं मैं कि इसका आंसर सही आता है या नहीं। महेंद्र से पूछूंगा। महेंद्र, इसका आंसर क्या आ रहा है? महेंद्र, 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 उस उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या क्या होगी जिसकी फोकस दूरी 4 मीटर है? महेंद्र, क्या आंसर आया है? नहीं आता? वीरेंद्र, नहीं आता? अरे कल आपने चर्चा नहीं की थी क्या? वक्रता त्रिज्या हमेशा क्या होती है? दुगुनी होती है भाई, दुगुनी। कल ही तो बताया आपको, वक्रता त्रिज्या यानी R बराबर क्या होता है? 2f। ये हमेशा फोकस दूरी की दुगुनी होगी, तो R बराबर 2, f का मान कितना है? 4, तो यहां से निकल के आएगा 8 मीटर। अब ये पूछा जा रहा है कि उस उत्तल दर्पण की, तो उत्तल हमेशा प्लस में होता है जी। कितने आसान सवाल है। एग्जाम में यहां से सवाल बनता है, एक प्रश्न आपके न्यूमेरिकल का जरूर पूछा जाएगा। कर लोगे पक्का? हो जाएगा। हरियाणा से पूछना चाहते हैं, हरियाणा का आंसर क्या आ रहा है? एक सवाल और देता हूं, हरियाणा का आंसर क्या आएगा देखें। एक अभिसारी, जैसे ही मैंने सवाल लिखा माइंड में आ जानी चाहिए बातें। एक अभिसारी दर्पण की फोकस दूरी क्या होगी
जैसे ही क्वेश्चन लिखा आंसर आ जाना चाहिए। जिसकी वक्रता त्रिज्या 10 मीटर है भाई। हाँ, ये छोटी छोटी बातें हैं। अब दे रखा है इसमें सिंपल सी बातें हैं। इसमें आया देखो ये रहा वक्रता त्रिज्या, लेकिन पूछा फोकस दूरी, और ये हमेशा इसकी आधी होती है। हमेशा क्या होगी, इसकी आधी होगी। तो निकालना चाहो तो निकाल लो। आर बराबर क्या होता है रे, 12। लेकिन आपको क्या पूछा गया है, एफ पूछा गया है ना, तो एफ बराबर क्या करूंगा, आर बटे 2। यानी इसका मतलब ये हुआ कि एफ बराबर आर की वैल्यू 10 है, और 10 में आप 2 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा, 5 मीटर। और यहां आपको लेंस कौन सा दिया है, दर्पण कौन सा है, अभिसारी। और अभिसारी कौन सा होता है, अभिसारी दर्पण कौन सा होता है, अभिसारी अवतल। और अवतल के लिए क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। अब सही आंसर है। अब चाहे जैसा प्रश्न आए एग्जाम में, यहां से आपका गलत नहीं जाना चाहिए। कैसा भी प्रश्न पूछ ले, वक्रता त्रिज्या पूछे, फोकस दूरी पूछे, लेंस की क्षमता पूछे, फॉर्मूले आपके सामने हैं छोटे छोटे, और आंसर आप आराम से निकाल सकते हैं। तो ये थी आज की हमारी क्लास। मिलेंगे आगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।